अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। हकीमुल्लाह महसूद शहीद हैं या नहीं, सियासी और दीनी जमातों के रहनुमाओं में नई बहस शुरू हो गई। कौमी असेंबली में चौधरी निसार और इमरान खान की धुआंधार तकरीरें, लेकिन नेटो सप्लाई लाइन फौरी बंद करने का फैसला न हो सका। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मैंडेट बिखर गया। क्या पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे? नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह दोनों दबाव का शिकार। पाकिस्तान में इस वक्त एक बहस चल गई है तालिबान के साथ मुज़ाकरात के मामले पर, क्योंकि ये जो मसला था मुज़ाकरात का वो ड्रोन हमले के बाद तातुल का शिकार हो गया है। और अब ये कहा है हुकूमत ने कि जब तक नए सरबराह का नहीं हो जाता फैसला तालिबान का, ये बड़ा एक मुश्किल है उनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जोड़ना। मुस्लिम लीग नून का इसमें मौक़िफ़ वाज़े आ गया है, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी वाज़े आ गया है। और जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब जिनका ताल्लुक़ MQM से है, उन्होंने बड़ी खुलकर ये बात कही है। उन्होंने इस पर भी तनकीद की कि जो हकीमुल्लाह महसूद के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ हल्के उन्हें शहीद करार दे रहे हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना था कि जो लोग मसाजिद, इमाम बारगाहों पर और मासूम पाकिस्तानियों को कत्ल करने में मुलव्वस हों, उनको शहीद नहीं करार दिया जा सकता। आज हमारे साथ मौजूद हैं MQM के रहनुमा जनाब फैसल सब्ज़वारी। उनसे हम बात करेंगे सारी सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब फैसल साहब। जी वालेकुम सलाम सही भाई। फैसल साहब, ये बात हो रही है आज नेटो सप्लाई को बंद करने की, तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के हवाले से। ये बयान कीजिएगा आपकी जमात क्या समझती है कि इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान को किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? कम से कम समी भाई इस तरह से नहीं रिएक्ट करना चाहिए जिस तरह से रिएक्ट किया जा रहा है अब तक जो सूरत हाल आई है। एक है रेटरिक, एक हैं वो कहानियाँ, वो किस्से, वो मिथ्स, एक हैं वो तसव्वुराती चीज़ें जो हम लोगों को बता रहे हैं, एक है वो मकबूल आम किस्म के किस्से जिससे लोग खुश हो जाते हैं, ताली बजाने वाली तकरीरें, और एक है तल्ख हकीकत। वो तल्ख हक़ाइक़ हमारे हिसाब से लोगों को बतानी चाहिए। एक एक करके अगर चीज़ों को आप खोलकर बयान कर लीजिए। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है, सारी सियासी जमातें हुकूमत को अपने अपने तय मैंडेट देती हैं। MQM भी ये समझती है और कहती है कि ठीक है, जो अनासिर इस दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, खा वो तालिबान हों या जो भी हैं, वो अगर ये कहते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान के आइन और क़ानून को मानते हुए मुज़ाकरात करने के हामी हैं, तो ठीक है, आप उनसे गुफ्तगू कर लीजिए। और जब अगर उसमें मुज़ाकरात में आप फेल हो जाएं तो यकीनन फिर रियासत को अपनी रिट मनवाने के लिए फिर जो भी तरीक़ा इख्तियार करना पड़े वो करें। बाद लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन इस APC के बाद आप देखते हैं कि जनरल न्याजी को वहाँ पर सवात में मार दिया गया, चर्च का हमला हुआ, किस्सा खानी हुआ और दीगर हुए बहुत सारी की सारी चीज़ें। क्या आज जो अनासिर इस हालिया ड्रोन हमले और हकीमुल्लाह महसूद के वाक़े को मुज़ाकरात को सैबोटाज करार देने की साजिश करार दे रहे हैं, क्या किसी ने जनरल न्याजी के वाक़े के ऊपर भी इस तरीके से कहा था? क्या उसको ऐसे भी ट्रीट किया था? या ये लोग ये नहीं कह रहे थे लीडरान कराम कि नहीं जनाब ऐसा वाक़या हो जाए तो भी मुज़ाकरात को जारी सारी रहना चाहिए? आज ये कहा जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि जनाब हम नेटो सप्लाई को ब्लॉक कर देंगे। अच्छा जी, कीजिए। एक दफ़ा आप पहले भी कर चुके हैं। पहले कब की थी नेटो सप्लाई ब्लॉक? पहले तो उस वक्त की थी कि जब सलाला की चेक पोस्ट के ऊपर अफ़गानिस्तान की जानिब से अटैक हुआ था और नेटो फोर्सेस का, और आपने पूरी कौम ने उस पर रिएक्ट किया था कि आपके अफसर और जवान फ़ौज के वहाँ शहीद हुए थे। क्या ये जो हालिया ड्रोन हमला हुआ है इसमें भी कोई ऐसा ही पाक फ़ौज का अफसर या जवान शहीद हुआ है और हमारी खुद मुख्तारी ऑफ सोवरेनिटी के ऊपर उस तरीके से अटैक हुआ है? तीसरी बात ये कि मुनव्वर हसन साहब ने फरमा दिया कि जनाब वो शहीद हैं और शहीद के तो सारे के सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। क्या जनरल न्याजी के अहल खाना, क्या परेड लेन, GHQ, कर्नल इमाम, द लिस्ट गोज़ ऑन, आशूरा, ब्लास्ट, इमाम बारगाहें, दरगाहें, बाज़ार, सारे के सारे लोग जो हैं इस सारे अफसोसनाक जहनीत के साथ सवाल करते हैं ये किसके साथ मजाक किया जा रहा है। ये मजाक जो है वो बंद होना चाहिए, जज्बाती नारों में आज भी नहीं होना चाहिए। अच्छा फैसल साहब, एक ये बयान कीजिएगा कि कल अपोजिशन की जमातों का इजलास हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक मुत्तफ़िका लाहे अमल वो इख्तियार किया जाएगा। आपकी जमात किस चीज़ को सपोर्ट करेगी इस मुत्तफ़िका लाहे अमल में?
हम अगेन जिस तरह मैंने पहले कहा कि खैर देखते हैं वो एजेंडा क्या लाया जाएगा, हतमी बात तो उसी वक्त होगी, लेकिन प्रिंसिपली एक बात बिल्कुल तय है, हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत या रियासत मुज़ाकरात से भागे, लेकिन हुकूमत और रियासत डिफीटिस्ट माइंडसेट के साथ तो मुज़ाकरात में ना जाए ना। खुद शिकस्त खोरदा होकर अगर आप मुज़ाकरात में जाइएगा तो फिर आप वो मुज़ाकरात में रियासत की रिट को आप कैसे मनवा पाएंगे, ये बात है। दूसरी बात, जो कानून को मानता है, जो आईन को मानता है, उसके साथ बात करें। हम ये नहीं कह रहे कि आप फ्लैट बॉम्बार्डमेंट कर दीजिए और बमबारी कर दीजिए, लेकिन जो गले काट रहे हैं, जो अभी मुहर्रम आज कराची शहर में आज वसीम भाई 2 शिया डॉक्टर्स, कई शिया हमारे भाइयों को, और यहाँ तक कि जुलजना के जो घोड़ा है उस तक को मार दिया गया। अगर कोई मुझे ये कहे कि ये जिन लोगों ने मारा है उनका उस नॉर्थ वजीरिस्तान के माइंडसेट से कोई लेना देना नहीं है, तो वो फिर अहमकों की जन्नत में रहता है। फैसल साहब, मैं आपका पॉइंट आ गया क्योंकि वक्त कम है, यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हिना रबानी खर से और तहरीक इंसाफ की नाज बलोच से, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जमात इस सारी सूरत हाल को क्या देखती है और आगे उनका क्या मौक़िफ़ होगा, लेकिन ये सब एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। कौमी असम्बली में आज वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने ड्रोन हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लिया। उनका ये कहना था कि ये जो सारा प्रोसेस था बड़ी मेहनत से शुरू किया गया था, लेकिन ड्रोन हमले ने इस सारे प्रोसेस को सबोटाज कर दिया। लेकिन और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मैंडेट दिया था 9 सितंबर को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने, वो सारे का सारा मैंडेट इस ड्रोन हमले से बिखर गया। लेकिन इसके साथ उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये कही कि अब तमाम सियासी जमातें मिलकर दोबारा फैसला करेंगी कि वो क्या करना चाहती हैं। आइए आपको सुनवाते हैं चौधरी निसार अली ने क्या कहा। जिस दानिशमंदी के साथ, जिस फहमो फरास्त के साथ, जिस हुब्बुल वतनी के साथ पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने 9 तारीख का फैसला किया था, मैं नहीं कहता कि आप फैसला कौन सा करें, जो आप फैसला करेंगे उस पर इंशाअल्लाह ताला हम लब्बैक कहेंगे। अगर मैं उससे इत्तफाक न करता हुआ तो अपनी राय जरूर दूंगा, आपसे मुशावरत जरूर करूंगा, जो कुछ मैं आर्गुमेंट्स दे सकता हूं जरूर दूंगा, मगर अगर सियासी क़यादत कोई और फैसला करती है या यही फैसला करती है, मैं अब ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। बाद सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं कि ये ड्रोन हमला तो बैतुल्लाह हकीमुल्लाह मसूद पर किया गया था, इस हमले ने पाकिस्तानी मैंडेट को किस तरह बिखेर दिया। और चौधरी निसार अली की ये बात बड़ी मायने खेज है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनसे दोबारा रब्ता किया जाएगा और फिर उनका जो फैसला होगा इस हवाले से उस पर अमल दरामद किया जाएगा। दूसरी जानब इमरान खान ने यह कहा कौमी असम्बली में कि ये इस वक्त एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तानी कौम के लिए, और अगर एक स्टैंड ले लिया जाए तो शायद ये पाकिस्तानी जो हैं दोबारा एक कौम बन जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि अब ये बहुत मुश्किल होगा कि किस तरीके से हम तालिबान को ये यकीन दिलाएंगे कि इस अगर मुज़ाकरात का अमल हुआ तो ड्रोन हमला नहीं होगा। खासा उन्होंने कहा यह मुश्किल मामला है। ये भी उन्होंने कहा कि डॉलर्स की खातिर बेच दिया गया, पाकिस्तानियों ने अपने ज़मीर को बेचा। और उन्होंने ये कहा कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो दौरा अमरीका था उसमें 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए था, और वो होना चाहिए था ड्रोन हमलों के हवाले से। यह भी उन्होंने ऐलान किया कि वो 20 नवंबर तक देखेंगे गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स को, और अगर उस वक्त तक फैसला नहीं हुआ तो फिर वो यकीनन जो नेटो सप्लाई है उसको रोकने के हवाले से कोई फैसला करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह कहा अपनी गुफ्तगू में कि वो यकीन रखते हैं इस अमल पर, मुज़ाकराती अमल पर, और इसको वो आगे लेकर चलेंगे। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हिना रबानी खर साबिक वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिना साहबा। जी वालेकुम सलाम। हिना साहबा, ये जो आज चौधरी निसार अली साहब ने बात की है, हमने वो क्लिप भी आपको सुनवाया जिसमें उन्होंने कहा है कि जो 9 सितंबर का फैसला था, अब दोबारा हम पाकिस्तानी कौम को इस एतमाद में लेंगे, तमाम लीडरान हमारे साथ होंगे और फिर जो वो फैसला करेंगे उसके मुताबिक काम होगा। तो आप समझ रही हैं कि शायद जो मुज़ाकरात का अमल है उससे कुछ फैसला हटकर करने जा रही है पाकिस्तानी गवर्नमेंट? देखिए, ये तो कबल वक्त होगा ये कहना कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, लेकिन वो चौधरी निसार साहब की स्पीच थी नेशनल असम्बली में, और उससे भी ज़्यादा जो स्टेटमेंट उनकी कल आई से एक थोड़ा सा कंफ्यूजन नज़र आती है गवर्नमेंट के अपने हल्कों में
कि हम क्या इन मुज़ाकरात का एंड अनटू देमसेल्व्स तो नहीं है। ये मुज़ाकरात किसी पर्पस के लिए हैं, दे आर अ मीन्स टू एन एंड। और एंड क्या है कि हम एक सेफर पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पे हुकूमत की और स्टेट की रिट इस्टेब्लिश हो, और जहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स को जो स्पेस मिली हुई है और वो जो पाकिस्तानियों को ज़िबा करने के ऊपर तुले हुए हैं वो चीज़ ख़त्म हो जाए। और इसमें जब APC बैठी तो उनका ये ख्याल था कि मुज़ाकरात एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है, और मुज़ाकरात के थ्रू अगर ये मसला हल हो जाता है तो इसमें सौबित मिला, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ऑब्वियसली यही मौक़िफ़ था। लेकिन अब अगर देखें, मुज़ाकरात कोई इस लेवल पे तो पहुंचे नहीं थे, ये हम सारे जानते हैं। तालिबान की तरफ से जितनी स्टेटमेंट्स आई थी उनमें कोई कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग बात ऐसी नहीं थी कि वो अब पाकिस्तानी स्टेट के ऊपर या पाकिस्तानी सिटीजन के ऊपर हमला उन्होंने छोड़ दिया है जब तक कि मुज़ाकरात पूरे नहीं होते। तो ये इतना ज़्यादा इस चीज़ को वेटेज देना कि मेरे नज़र में थोड़ा सा शायद एक्सपीरियंस ना, मतलब एक्सपीरियंस ही लग रही है और शायद सही ना हो। दूसरा जो आपने अपने बताया कि जी नेटो सप्लाई की भी बात हुई है, हर चीज़ को कंफ्यूज किया जा रहा है। नेटो सप्लाई रूट इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है अफगानिस्तान से अमरीकी और बाकी जो 44 ममालिक हैं उनके अफवाज और उनके सामान को अफगानिस्तान से निकालने के लिए, बजाय इसके कि अफगानिस्तान में जाने के लिए। और अगर हम ये मानते हैं कि अफगानिस्तान से में ट्रांजिशन ज़रूरी है और अफगानिस्तान में अमेरिका और बाकी ट्रूप्स का डिपार्चर ज़रूरी है, तो फिर तो पाकिस्तान उसके बरक्स, मतलब उसको काउंटर प्रोडक्टिव हम ये अमल को बनाना चाह रहे हैं। तो और दूसरी तरफ आई थिंक ये एक दुनिया को भी अजीब सा मैसेज आ रहा है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान हुकूमत ने खुद एक बाउंड्री 5 करोड़ की रखी हुई थी जिसके सर पे, उसको ड्रोन हमलों में उसका मरना के ऊपर काफी एक कंफ्यूज सा व्यू पॉइंट गवर्नमेंट का सामने आ रहा है। अच्छा, ड्रोन हमलों में तो किसी का दो राय नहीं है, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने भी बहुत उसको स्ट्रांगली लिया, वो उस पर पूरी पाकिस्तान की कौम इकट्ठे है। तो ये, हाँ जी हिना साहबा, ये बयान कीजिएगा कि ये तो आपने बिल्कुल जो आप फरमा रही हैं पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन भी आपने बयान की, इस वक्त जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था यहाँ कौमी असम्बली में, तो सऊदी अरब में जो जॉन कैरी हैं वो सऊदी अरब के जो हैं वज़ीर ख़ारजा, उनके साथ वो ये कह रहे थे, बयान दे रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं दहशतगर्दी में के ख़ात्मे के लिए और बहुत मदद करना चाहते हैं पाकिस्तान की। ये बयान कीजिएगा कि अगर नेटो सप्लाई बंद होती है या जिस तरह हमारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं सियासतदानों की कि ये जो ड्रोन हमले ने सारे पीस प्रोसेस को सबोटाज किया है, किस तरह का रिएक्शन आएगा अमेरिका की जानिब से, या वेस्ट हमें किस तरह से देख रहा होगा? देखिए, वेस्ट आपको कंफ्यूज्ड देखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इस वक्त ये मसला वेस्ट से ज़्यादा हमारा अपना मसला है, ये पाकिस्तानियों का मसला है, पाकिस्तान में अमन का मसला है और पाकिस्तानियों की जान और माल की हिफाजत का मसला है। और पाकिस्तान में जो भी क्राइसिस इस वक्त आपको नजर आ रहा है, बेशक वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, उसकी सारों की जेनेसिस तो इन सम वेज लॉ इन्फोर्समेंट और दहशतगर्दी में है। तो ये तो हमारा अव्वलीन मसला है जिसको हमें एज अ कौम सबसे पहले हल करना है। इसीलिए मेरी नज़र में अगर आप इस इशू को कंफ्यूज कर दें इन योर हेट्रेड फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या द वेस्ट एज सच, तो आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे। उनके साथ यकीनन हमारे मसले हैं। और मैं इस चीज़ से भी थोड़ा सा सरप्राइज हुई क्योंकि इसी वक्त आपके वज़ीर आज़म यूनाइटेड स्टेट्स का दौरा करके वापस आए हैं। तो ये जो सारे इशू हैं जो उनके साथ बात करने का मौका आपको मिला, उसमें ये सारे इश्यूज उनके साथ हल हो जाने चाहिए थे, एटलीस्ट इस पर सेटलमेंट हो जानी चाहिए थी। लगता ये है कि वहाँ पे भी कंफ्यूज मैसेज दिया गया और जिस क्लैरिटी के साथ अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए था और जो उनसे आपको चाहिए था वो टेबल पे रखना चाहिए था, शायद वो नहीं हो सका। और शायद इसीलिए आपके इंटीरियर मिनिस्टर की भी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इस तरह लग रहा है जैसे कोई क्लैरिटी उन वहाँ पे टेबल पे मौजूद ही नहीं है। अच्छा, नाज बलोच साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बात हो रही है नेटो सप्लाई की बंद करने की, जैसे हिना साहबा ने कहा, अब तो जो वहाँ से नेटो अपना असला निकाल रहा है, तो अगर असला निकाल रहा है अफगानिस्तान से तो फिर उसको बंद करने की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, देखें, हमने हमेशा अमेरिका की सुनी है, अमेरिका का मफाद देखा है
और अमेरिका का जो अपना इंटरेस्ट था वो हमेशा अमेरिका ने उसको हासिल करने के लिए जब जब पाकिस्तान का इस्तेमाल हुआ वो बिल्कुल किया है। हमारे लिए क्या अहम है? हमारा मुल्क अहम है, हमारे मुल्क का इंटरेस्ट अहम है, हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है। हम पाकिस्तानी होके, पाकिस्तानी कौम होके अगर अमेरिका का मफाद सोचते रहें तो हमारे मुल्क में 50,000 अफराद की जानों का नजराना हम पेश कर चुके हैं। हमारे बेगुना अफराद ऑलरेडी शहीद हुए हैं, 50,000 बेगुना लोग मारे गए इस ड्रोन की वजह से, जो रिएक्टिव वॉर की जंग के अंदर हम मुलविस हुए हैं। और जितना नुकसान पाकिस्तान ने इसमें उठाया है, चाहे वो जान का हो चाहे वो माल का हो, मैं समझती हूँ उसके ऊपर अमेरिका का खामोश रहना और उसको इग्नोर करना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। साहबा, ये जो हकीमुल्लाह महसूद थे, इनके ऊपर तो हुकूमत पाकिस्तान ने 5 करोड़ रुपए का रखा हुआ था इल्जाम, और ये पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्वस थे। मैं आती हूँ समी साहब, मैं आती हूँ, मुझे ज़रा सा आप मौका दीजिएगा। देखिए, मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक ड्रोन्स गैर कानूनी हैं, पाकिस्तान के कानून की वायलेशन है, ड्रोन्स हमारी खुद मुख्तारी की वायलेशन है। मैं ये जानती हूँ कि पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि ड्रोन से सिविलियन लोग भी मारे जा रहे हैं और हर तरीके से ड्रोन वायलेशन है। और यूएस प्रेसिडेंट खुद कह चुके हैं कि अगर ड्रोन अटैक से एक भी सिविलियन मारा जाता है, दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ द लॉ। तो इस ड्रोन ने हमारे 600 अफराद बेगुनाह सिविलियंस भी मारे हैं और हर तौर से ड्रोन ने खिलाफ वर्जी हमेशा की है, लेकिन ड्रोन्स बंद नहीं हुए। हमारे कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद ड्रोन बंद नहीं हुए। तो मकसद यह है कि पहली चीज़ तो ड्रोन्स की मजम्मत जितनी की जाए उतनी कम है, और सिर्फ मजम्मत नहीं, अब मेरा ख्याल है इसका एहतजाज बहुत आला पैमाने पर होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में आवाज़ उठानी चाहिए। और दूसरी बात, जो ह्यूमैनिटेरियन के चैंपियंस बनते हैं ना, उनके लिए ये बात बहुत लम्हे फिक्रिया है कि वो अब भी अगर खामोश रहें, वो क्या चाहते हैं। मतलब 9/11 एक हो गया, उस 9/11 के बाद पाकिस्तान में कई और 9/11 हो गए, बेगुनाह अफराद मारे गए, लेकिन अमेरिका ने अपने ड्रोन्स को अच्छा, आप क्या कहती हैं हकीमुल्लाह महसूद भी बेगुनाह मारा गया? जब ड्रोन बरसा पाकिस्तान में रिएक्शन हुआ। नहीं बलोच साहबा, हकीमुल्लाह महसूद भी बेगुनाह था जो मारा गया। मैं बेगुनाह की बात नहीं कर रही हूँ। हमें पता है कि उनके ऊपर कई सारे चार्जेस थे, हमें पता है उन्होंने इल्ज़ाम कबूल किया बहुत सारे पाकिस्तान में अटैक्स का, लेकिन ड्रोन्स की मैं बात कर रही हूँ कि ड्रोन्स आर नॉट राइट। ड्रोन्स गलत तरीक़ाकार है। ड्रोन अटैक करके हमेशा हमें नुकसान हुआ है। ड्रोन के जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो रिएक्टिव वॉर होती है, उसके नतीजे में पाकिस्तान के बेगुनाह शहरी मारे जाते हैं। हमें इस जंग को जारी नहीं रखना। हमें अमन के लिए, मुज़ाकरात के लिए तमाम सियासी जमातें जब मुत्तफ़िका तौर पे वन पेज के ऊपर आ गई कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जिसमें हमारे मुल्क की एजेंसीज भी मौजूद थी, जिसमें हमारे मुल्क के अफवाज पाकिस्तान की भी मौजूद था, तो तमाम ने मिलकर यह फैसला मुत्तफ़िका किया कि मुज़ाकरात होने चाहिए। तो मुज़ाकरात कैसे होंगे समी साहब? ड्रोन्स की मौजूदगी में मुज़ाकरात हो सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल कि एक तरफ ड्रोन्स बरस रहे हो और दूसरी तरफ मुल्क मुज़ाकरात के लिए जा रहा है? इसके लिए वज़ीर आज़म साहब अमेरिका गए, उन्होंने क्लियरली वाज़े तौर पे, ऑल्दो आई एग्री विद हिना रब्बानी ओवर हियर कि कंफ्यूज्ड उनका रहा है रवैया और क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन वो वहाँ पे फिर भी कहकर आए कि ड्रोन स्टॉप होने चाहिए। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया हिना रब्बानी खर साहबा। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी क़यादत है वो इकट्ठी है, और ड्रोन जो हमला था उसके बाद अब लग रहा है कि यह मुज़ाकरात का अमल तातुल का शिकार हो गया है। नाज़रीन, यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद एक और अहम मामला जो पाकिस्तान का भारत के साथ ताल्लुकात है, दहशतगर्दी का खात्मा, जो जहां नवाज शरीफ साहब की तरजीह थी, वहीं पर वज़ीर आज़म ने यह कहा था कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना उनकी अव्वलीन तरजीह है। लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि जो वज़ीर आज़म की कोशिशें हैं, भारत उनको किस नज़र से देखता है। क्या भारत वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बात और गुफ्तगू पर यकीन करने के लिए तैयार है? लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इक़्तिदार संभालने के बाद सबसे पहले ये ऐलान किया कि वो भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करना चाहते हैं। उन्होंने इब्तदा में ये भी कहा वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से कि वो उनकी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत कर सकते हैं। इसके बाद जब वज़ीर आज़म अमरीका गए तो वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना उनकी अव्वलीन तरजीह है, और वो ताल्लुकात को बेहतर बनाने का सिलसिला 1999 से शुरू करना चाहते हैं, जब जनरल मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया था और उस वक्त भारत के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर आए थे।
ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये हर आदमी जानता है। इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, एक बड़ा सवाल ये है कि भारत के अंदर क्या सोचा जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो ये ख्वाहिश है या जो उनकी कोशिश है, उसके हवाले से भारत में क्या रद्द-ए-अमल है, आज हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत अहम रिपोर्ट आई है, भारत का एक थिंक टैंक है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस, उसमें उन्होंने इस बात का अहाता किया है कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ जो कोशिशें कर रहे हैं उनका क्या नतीजा निकल सकता है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं LOC पर वायलेशंस बढ़ गई हैं। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ एक दोहरे मेयार को फॉलो कर रहे हैं। एक तरफ तो वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर कश्मीर के मसले को उठाते हैं, फिर इसके साथ ही वो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी जो कश्मीरी अलहदगी पसंद हैं उनकी हमायत के लिए वो करारदाद मंजूर करवाते हैं और मसले को हल करने के लिए अमेरिका की मदाखलत चाहते हैं, और इसके साथ साथ भारत को जो मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस है उसकी भी मुखालफत करते हैं। लेकिन दूसरी जानब वो लाहौर डिक्लेरेशन से मामलात को शुरू करने की बात करते हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि ये एक दोहरा मेयार है नवाज शरीफ साहब का। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब 2014 में विड्रॉल हो जाएगा अफगानिस्तान से, तो उसके बाद जहादी जो हैं वो इंडिया में एक दहशतगर्दी की नई वेव लेके आएंगे और कश्मीर में भी इंसर्जेंसी बढ़ेगी। और उनका ये कहना है कि अगरचे इस वक्त नैरेटिव ये है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 भारत नहीं है, दहशतगर्द ग्रुप है, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी मीडिया पर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर जो भी खराबी पाकिस्तान में होती है, दहशतगर्दी की जो भी बात है, उसका रिस्पॉन्सिबल इंडिया को करार दिया जाता है। और इसके साथ साथ अभी तक पाकिस्तान की जो फौज है वो ये समझती है कि अगर भारत के साथ ताल्लुकात बुरे होंगे तो वो अपने सियासी मकासद आसानी से हासिल कर सकेंगे। और इसके साथ साथ अभी तक कश्मीर के मामले पर जो वीटो की पावर है वो पाकिस्तान की फौज के पास है। ये जो सारा मामला है इंडिया के अंदर, ये जो परसेप्शन है, ये आगे चलकर क्या इसके समरात होंगे, क्या वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वाक़तन अपनी कोशिशों में कामयाब हो सकेंगे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब रसूल बख्श रईस साहब जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के सरबराह हैं, इनके साथ साथ जनाब इम्तियाज़ आलम हमारे साथ होंगे और जनाब डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब। सबसे पहले मैं चलता हूं जनाब रसूल बख्श रईस साहब की जानिब। रईस साहब, ये एक रिपोर्ट का जो मैंने जिक्र किया, इंडिया के अंदर जो परसेप्शन है उसमें तो पाकिस्तान को बड़े शकूक की नज़र से देखा जा रहा है, और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो ये बात कर रहे हैं ताल्लुकात बेहतर बनाने की, बड़ा वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि ये वो भी दोहरे मेयार हैं उनके और गालिबन वो भी ये नहीं कर सकेंगे जो वो कह रहे हैं। ये एक रिपोर्ट जिसका खाका आपने पेश किया है, ये उस लिखने वाले की तर्जुमानी करती है या इदारे की कर सकती है, उसको हिंदुस्तान की सारी सोच पे मुंतबिक करना मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं होगा। कि हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में इस किस्म की सोच मौजूद है और उसमें कोई शक नहीं है, जिसको कि बुनियाद बना के ये रिपोर्ट तहरीर की गई है। जिन अवामिल का इसमें ज़िक्र किया गया है, ये अवामिल मेरे ख़्याल में ज़्यादा ताकतवर थे जब मियां नवाज शरीफ साहब ने वाजपेयी साहब को लाहौर दावत दी थी और वो तारीख़ी डिक्लेरेशन साइन हुआ था, जो मेरे ख़्याल में एक अटल तारीख़ी हकीकत है और वो ही बुनियाद बनेगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को तारीख़ के नए धारे में डालने में, और वो तारीख़ का नया धारा ज़रूर बनेगा। अब जिन अवामिल की बात की गई है, मैं उनको तारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त गालिबन उस वक्त शायद ऐसा ना हो, इस वक्त जितना बड़ी सियासी ताकतें हैं पाकिस्तान की, एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जब तक कि हम हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर नहीं करेंगे, माजी के तनाज़ात को अगर हो सकते हैं तो हल करें, नहीं हल हो सकते तो उसके लिए जंगें नहीं करेंगे, और उसमें किसी हद तक फ़ौज का मौक़िफ़ भी शामिल है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है और हम अपने हिंदुस्तान के दोस्तों को हम ये कहते हैं कि इस तब्दीली को आप जानें और इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और हम ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। दूसरी के दोहरे मेयार, मैं समझता हूँ कि वो सच्ची सी बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा में हर किस्म की बातें होती हैं,
और अगर वहाँ हम जो एक मसला है उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख का हिस्सा है, सब कुछ है, अगर वज़ीर आज़म साहब उसके बारे में बात ना करें तो वापस आएंगे तो हिज़्ब इख्तिलाफ़ के कुछ हल्के उनके बारे में क्या कहते हैं। बातें करना ये दोहरा मेयार नहीं बनता। मेरा ख्याल में जहाँ तक के सिमत का ताल्लुक़ है, नीयत और इरादे का ताल्लुक़ है, और सियासी इत्तेफाक जो एक बुनियाद होता है पैराडाइम शिफ्ट की पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में, वो तमाम अवामिल पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बाकी ये स्पेकुलेटिव बातें हैं कि हिंदुस्तान से अगर अफ़गानिस्तान से बाहर की फ़ौजें चली जाती हैं तो वहाँ सिविल कॉन्फ्लिक्ट होगी, हर तरफ जिहादी होंगे, हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, कश्मीर पे हमला कर देंगे। रईस साहब आप मेरे साथ ही आप सही, मैं आपका पॉइंट आ गया, मैं मेरे साथ ही रहिए। मैं इम्तियाज़ आलम साहब की जानिब जाना चाहता हूँ। इम्तियाज़ साहब, ये रसूल बख्श रईस साहब ने तो कहा कि ये एक रिपोर्ट है और ये कोई भारत की पूरी कोई सोच नहीं हो सकती, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है और जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, स्टेट मिनिस्टर जनाब ए के एंथनी, वो उस काउंसिल के सरबराह हैं जो इसको पूरा मैनेज करती है। ये बयान कीजिएगा कि जो अवामिल बताए गए हैं वो बहरहाल पाकिस्तान में मौजूद तो हैं किसी हद तक। देखिए, जब वज़ीर आज़म आए तो उनका पूरे भारत में स्वागत हुआ कि वो दोस्ती चाहते हैं, और यही बात है जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान में नवाज शरीफ तमाम दुनिया में सेल कर रहे हैं। अमेरिका में भी उन्होंने सेल किया इस बात को, और अब बरतानिया में भी किया है। दुनिया इस बात को सुनना चाह रही थी एक अरसे के बाद। दूसरी बात यह है कि जब दोनों वज़ीर आज़म ने इत्तफाक कर लिया कि उनके कमांडर्स जो हैं मिले और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन मिले, वो अब तक मिले क्यों नहीं। और तीसरी बात इसके साथ ही जुड़ी हुई ये है कि अब तक ये फायरबंदी क्यों नहीं हुई, जबकि दोनों वज़ीर आज़म ने ये तय किया था। लगता यह है कि कमांडर्स जो हैं वो वज़ीर आज़म को नहीं सुन रहे हैं या पूरी तरह से उस पर अमल दरामद नहीं कर रहा है, टिट फॉर टैट में फंसे हुए हैं। जो बड़ी अहम बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि अब पाकिस्तान को भारत से ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की पाकिस्तान की ज़्यादा ज़रूरत है, भारत की कम है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा महाज खुल गया है शुमाल मगरिब में, और वहाँ पे बहुत इम्कान है कि अगर अमेरिकी फ़ौजें जाएँ तो वहाँ से तालिबान की लहर उठे वहाँ के पख्तून इलाकों में, और हमारी पूरी पख्तून बेल्ट को वो स्वीप कर ले। और इससे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़े ख़तरात बढ़ेंगे। और अगर हम अपना घर अमेरिका के जाने से पहले साफ़ नहीं करते और अपनी रियासती रेट नहीं बढ़ाते, तो मैं समझता हूँ कि हम भूल जाएँ कि हम हिंदुस्तान के साथ कभी मुखासमत का, यकीन यहाँ तक मैं कहूँगा कि शायद आप कश्मीर को भूलना पड़े आपको, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी पड़ जाएगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम मशरक़ की सरहद पे, अगर अब हिंदुस्तान में पहले ये इश्ताल अंगेज़ी वज़ीर आज़म के पहलकदमी को सबटॉज करने के लिए की गई, जो कराइन बताते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब हिंदुस्तान की तरफ से जो बार बार ये तसलसल के साथ जो फायरबंदी की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो गालिबन पाकिस्तान पे इस महाज से भी प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान पर अब शुमाल मगरबी सरहद से भी दबाव आइंदा साल बढ़ता चला जाएगा। तो इस बात को रीड करना चाहिए हमारे स्ट्रेटजिस्ट को, और मशरक़ी महाज पर ठंड करनी चाहिए। और एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बात लाहौर से नहीं शुरू करनी चाहिए। लाहौर भी एक अहम माइलस्टोन है, उससे पहले शिमला भी एक अहम माइलस्टोन था। और मैं ये भी कहूँगा कि जो 6 जुलाई 2004 की जॉइंट स्टेटमेंट है जनाब वाजपेयी की और जनरल मुशर्रफ की, वो भी अहम है। और आखिरी पॉइंट मैं ये कहूँगा कि जिस 4 नुकाती फार्मूले पे इत्तफाक हुआ था, मैं समझता हूँ कि काफ़ी पानी लाहौर रेगुलेशन से आगे चला गया, और उससे जनाब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को उससे जेर नज़र रखना चाहिए। आखिरी बात यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, मनमोहन सिंह अब लेम डक हो गए हैं, कोई बात आगे नहीं बढ़ेगी, अभी तक कोई संजीदा बातचीत नहीं होगी। बेहतर बात यही है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज रखे और ये फायरबंदी इसका एहतराम किया जाए। इम्तियाज़ साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। रसूल बख्श रईस साहब भी हमारे साथ हैं, हसन अस्करी रिजवी साहब भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर हम एक लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हसन अस्करी रिजवी साहब से ये पूछेंगे कि क्या वजह है कि दोनों फौजों के कमांडर जो हैं वो LOC पर क्यों अमन कायम नहीं कर रहे, जबकि वज़ीर आज़म दोनों बार बार ये कह रहे हैं। लेकिन मुख्तसर सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की। इंडियन रिपोर्ट एक ये कह रही है कि इस वक्त अगरचे कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ कि वो भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं कि जिसमें अमली तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकें। अब मैं चलता हूँ जनाब डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी की जानिब। डॉक्टर साहब, ये बयान कीजिएगा कि दोनों अफवाज के कमांडर्स जो हैं LOC पर क्यों नहीं अमन कायम कर रहे हैं? ये वायलेशन हो रही हैं जबकि दोनों वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये कह रहे हैं कि अमन कायम किया जाए। देखिए, ये वाकई अहम सवाल है और ऐसा लगता है कि दोनों फौज के जो लोग हैं वो डायलॉग प्रोसेस को स्लो करना चाहते हैं और वो इसमें कामयाब भी हो गए हैं। वगरना लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब वायलेशंस होती हैं उसके लिए मैकेनिज़म्स मौजूद हैं। DGMO की गुफ्तगू होती है, फ़ोन पे फ्लैग मीटिंग्स होती हैं। इन मैकेनिज़म्स को कम से कम इस्तेमाल जो है वो किया गया है और लगता यही है कि फ़ौजी हुकाम जो हैं इस प्रोसेस को दोनों तरफ स्लो करना चाहते हैं। लेकिन एक फैक्टर ऐसा है जो हिंदुस्तान पे अप्लाई होता है, पाकिस्तान पे अप्लाई नहीं होता। वो ये है कि हिंदुस्तान ने जो टोटल रिलेशनशिप है इंडिया पाकिस्तान का उसको सिंगल इशू रिलेशनशिप बना दिया है। यानी वो चाहते ये हैं कि टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान हिंदुस्तान को सेटिस्फाई करे और उसके बाद जो है वो बस बात होगी। पहले टेररिज्म पे सेटिस्फाई करें फिर कुछ और होगा। ये जो अप्रोच है सिंगल इशू की, जो कभी एक स्टेज पे पाकिस्तान ने भी इस्तेमाल की थी, कामयाबी नहीं हुई। अब हिंदुस्तान ये इशू सिंगल इशू बना रहा है और हो सकता है कि इंतखाबात की वजह से भी कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि वो इस किस्म के इशू को बनाकर फिर पीछे नहीं हट सकते। और इस तरह मेरा ख्याल है हिंदुस्तान खुद अपनी पॉलिसी का शिकार है कि वो कह रहा है मुंबई के मसले पे उनको सेटिस्फाई करो और फिर दूसरा वो शोर मचा रहे हैं कि कश्मीर में अब पाकिस्तान की तरफ से लोगों को दाखिल कराने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों आर्गूमेंट्स 2008 से चली आ रही हैं और वक्तन फ़वक्तन ये उठा ली जाती हैं और इससे जाहिर होता है कि वक्ती तौर पे अमली तौर पे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश नहीं है। अच्छा रईस साहब, इस पर कमेंट कीजिएगा। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो भारत के खिलाफ जो सेंटिमेंट है उसको बढ़ाने में बड़ा काम किया जा रहा है और उसका हवाला भी उन्होंने दिया है एक रिसेंट फिल्म का वॉर के नाम से जो बनी है और ये कहा है कि इसको पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी इसको फंड किया है और ये कहा गया कि अभी तक कश्मीर के मामले पर जो पॉलिसी है वो सिविलियन लीडरशिप नहीं बना रही, वो पाकिस्तान की आर्मी बना रही है, उसको वीटो का इख्तियार हासिल है। मेरा ख्याल है कि ये दोनों बातों में मुबालगा आमेज़ी है कि एक फ़िल्म के बनने से किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा नहीं होती। उसके कुछ तारीख़ी अवामिल हैं कि एक दुश्मनी की सी फ़ज़ा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर सही तरीके से लोगों से पूछा जाए, एक मेथडोलॉजी के लगा के इस्तेमाल करके कि आपका हिंदुस्तान के बारे में क्या ख्याल है, क्या रवैया है, उसमें सिर्फ एक बात नहीं आती जो मैं किसी से करवा भी रहा हूँ अपने स्टूडेंट से कि क्या आपको हिंदुस्तान की फ़िल्में देखते हैं, आप हिंदुस्तान के गाने सुनते हैं, आप हिंदुस्तान के ड्रामे देखते हैं? ये नफ़रत तो नहीं है? या आप ये देख समझते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है? इस किस्म के सवाल पूछें। ये इस तरह से सवाल नहीं होता कि आपको हिंदुस्तान से मोहब्बत है या आपको दुश्मनी है, हिंदुस्तान आपका दोस्त मुल्क है या दुश्मन मुल्क है। उसको समझने के लिए एक तरीका होता है, अगर उसको इस्तेमाल करें तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि आज ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की जाए। यही अगर आप इस किस्म की मेथडोलॉजी अगर आप हिंदुस्तान में अप्लाई करें तो वहाँ भी आपको मालूम होगा कि आज 30 साल पहले की निस्बत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाया जाए। ये पुरानी बातें हो गई हैं, फिल्मों से नहीं होता। जो हम यहाँ फिल्में देखते रहे हैं, जो बॉलीवुड बनाती रही है, उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के बनने के मुतालिक, हमारी फ़ौज के मुतालिक बेशुमार प्रोपेगेंडा है। उसने किस हद तक मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की है। ये तो मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें हक़ पहुँचता है कि हम अपना एक नैरेटिव बनाएं। जिस तरह हिंदुस्तान ने बनाया है, अमेरिका ने बनाया, हर मुल्क अपना नैरेटिव बनाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसमें हमेशा कोई सच्चाई नहीं होती और सच्चाई के लिए कोई बंदा कोई इतना ज़्यादा तड़प भी नहीं रहा होता कि हमने सच्चाई अपने मफादात के कुछ तकाजे होती हैं, हमारी सियासत के भी तकाजे होते हैं। अच्छा इम्तियाज़ साहब, दूसरा पहलू आपने जी रईस साहब,
तो इस बात में तो दूसरा पहलू मैं भूल ही गया जो आपने पूछा था। चले मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। मैं खमीरा गाउदबान खाया करें। इम्तियाज साहब की तरफ चलता हूँ। इम्तियाज साहब, ये नैरेटिव की बात की रसूल बख्श रईस साहब ने, जो वीटो की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को और जो कंसर्न का वो इजहार कर रहे हैं, ये जो सारा परसेप्शन है इंडिया में, ये बयान कीजिएगा कि इतना शदीद परसेप्शन वहाँ पर भी है और हमारे यहाँ भी इंडिया के साथ जो दुश्मनी है उसके हवाले से बड़े गहरे जज्बात हैं, तो किस तरह मियाँ नवाज शरीफ इन कंसर्न को एड्रेस कर सकेंगे अपने घर के अंदर भी और इंडिया में भी? देखिए, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के जो स्ट्रेटेजिक दानिश्वर हैं, बशमूल ये इदारा जिसमें मेरे दोस्त भी काम करते हैं, और यहाँ पे हिंदुस्तान के बारे में जो लोग लिखते हैं, मैं समझता हूँ हमारी मालूमात काफ़ी एकतरफा, काफ़ी मनफी, काफ़ी जहर आलूद, और हम जिस तरह नफरत करते हैं उस तरह दूसरे मुल्क को देखना चाहते हैं। लेकिन ये हकीकत है कि मुंबई के बाद बर्रे सगीर में, ख़ासतौर पर इंडिया में, अमन की लॉबी कमज़ोर पड़ गई और अमन की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत सिकुड़ गई। बहुत मुश्किल था वहाँ पे अमन की बात करना। अब भी माहौल ठीक नहीं है। एक वाक़या होता है सरहद पे, एक सिपाही की गर्दन उड़ा दी जाती है, 5 मारे जाते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में आग भड़क उठती है। ये हमें नोट लेना चाहिए अगर हम हिंदुस्तान के साथ संजीदा तरीके से ताल्लुकात की बहाली की कोशिश करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन अस्करी साहब, इम्तियाज़ आलम साहब, रसूल बख्श रईस साहब। नहायत अहम मामला पाकिस्तान के लिए भारत के साथ ताल्लुकात को जोड़ना, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अब तहरीक तालिबान के साथ दोबारा मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करना। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।